आप सभी लोगों को नमस्कार। सोंधी माटी जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में प्रांतीय राज्य पढ़ रहे थे, हम लोग प्रांतीय राज्यों के क्रम में हमने जितने राज्य विजयनगर बहमनी को छोड़कर थे वो सारे पढ़ लिए थे। प्रांतीय राज्यों में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है विजयनगर राज्य और उसके साथ में बहमनी राज्य। ये दक्षिण भारत के दोनों राज्य थे। मोहम्मद बिन तुगलक हमने पढ़ा था, मोहम्मद बिन तुगलक के सामने ये दोनों स्वतंत्र हुए थे। इनको हम अलग अलग पढ़ेंगे क्योंकि परीक्षा में विजयनगर से या तो प्रश्न आता है या बहमनी से। विजयनगर से तो प्रश्न परीक्षा में प्रायः आ ही जाता है, तो आपको इन प्रश्नों को, इन चैप्टर्स को अच्छे से करना चाहिए जिससे कि इससे प्रश्न गलत होने की कोई चांस अवसर न रहे। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं आज विजयनगर से। विजयनगर ये यहाँ पर लिखा हुआ सारा आप देख पा रहे होंगे बोर्ड में, और ये बहमनी के विषय में लिखा है हमने। बहमनी में देख रहे होंगे कम लिखा है, थोड़ा सा हम अलग से करेंगे, और विजयनगर कंप्लीट है। इसके अलावा विजयनगर में जो सामाजिक व्यवस्था या कर व्यवस्था, इसको हम अलग करेंगे। शुरुआत करते हैं विजयनगर से। विजयनगर राज्य 1336 ईस्वी में इसको हरिहर और बुक्का, एक्चुअली हुआ यह हरिहर और बुक्का दो व्यक्ति थे, 5 भाई थे, और काम्पिल एक राज्य था। काम्पिल राज्य के मंत्री थे। मोहम्मद बिन तुगलक का आक्रमण हुआ दक्षिण में। मोहम्मद बिन तुगलक इनको गिरफ्तार करके दिल्ली ले आया। दिल्ली में इन्होंने इस्लाम धर्म भी कुबलवाया इनसे, ये इस्लाम के हो गए। लौट कर जब वापस पहुँचे तो इनके गुरु थे विद्यारण्य। विद्यारण्य और सायण दो व्यक्ति विजयनगर में महत्वपूर्ण धर्म में भूमिका निभाते हैं। विद्यारण्य गुरु से कहा कि अब हमको एक नए सिरे से, इन्होंने अपना राज्य स्थापित करने का प्रयास किया। विद्यारण्य ने इनकी मदद की। उनके गुरु थे विद्यातीर्थ। विद्यातीर्थ से उन्होंने कहा, श्रृंगेरी मठ के वो गुरु थे, श्रृंगेरी मठ के जो शंकराचार्य कहे जाते हैं, उनसे कहा कि वो पुनः आना चाहते हैं हिंदू धर्म में, और वो पुनः हिंदू धर्म में आए। और हरिहर और बुक्का ने, ये नाम है, साथ ही आता, दोनों भाई थे। हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की 1336 ईस्वी में। कभी आपसे अगर पूछा जाए 1336 में, आपको याद होगा मोहम्मद बिन तुगलक का दिल्ली में राज्य चल रहा था। हरिहर पहले बैठा गद्दी पर, इसको हरिहर फर्स्ट कहते हैं। इसीलिए हरिहर फर्स्ट के विषय में यह है कि उसने हम्पी या हस्तिनावती अपनी राजधानी बनाई। विजयनगर राज्य दक्षिण में देखिएगा कहाँ पर स्थित है। विजयनगर बहमनी दोनों मैप में ट्रेस कीजिएगा तो आपके दिमाग में ज़्यादा अच्छे से सेट होगा। हम्पी या हस्तिनावती इसने अपनी राजधानी बनाई। हम्पी या हस्तिनावती, हम्पी में आज भी अवशेष हैं इसके। एक कर्नाटक में जगह हॉस्पेट है, हॉस्पेट के आसपास हम्पी के अवशेष अब भी देखे जा सकते हैं। विजयनगर राज्य में फिर कई राजधानियां बनी। विजयनगर एक बड़ा राज्य हुआ, बहुत समय तक चलता रहा, जब तक कि 1565 में बिल्कुल ख़त्म नहीं हो जाएगा, यानी लगभग आप देख रहे हैं 200 साल से ज़्यादा। तो ऐसे में अनेकोंडी इनकी एक राजधानी बनती है। विजयनगर स्वयं में एक इन्होंने राज्य बसाया, हरिहर फर्स्ट ने। बाद में विजयनगर नगर और उसको अपनी राजधानी बनाया। बाद में वेनुगुंडा को अपनी राजधानी बनाया है। वेनुगुंडा को जिन लोगों ने बनाया आगे हम लोग अभी कर लेंगे, लास्ट वाले वंश ने। फिर विजयनगर के विषय में अक्सर पूछा जाता है कि किन वंशों ने शासन किया, और कई बार इनका क्रम लगा दिया जाता है, पूछ लेता है किस क्रम से लगाइए। तो आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, सबसे पहले संगम, संगम वंश, शालुव वंश और तुलुव वंश। बाद में एक अराविड वंश भी आता है चौथा, जिसका कि एक शासक होता है लास्ट में बिल्कुल। अब ये यहाँ पर अभी पढ़ेंगे आगे। हम लोग संगम वंश से शुरुआत करेंगे। संगम, शालुव, तुलुव आपको ध्यान रखना पड़ेगा अच्छे से। सबसे पहले संगम। संगम युग क्यों? क्योंकि हरिहर बुक्का के पिताजी का नाम संगम था, तो इसलिए इसको कहा जाता है संगम काल। और संगम, एक संगम युग हम लोगों ने दक्षिण भारत में अलग चैप्टर किया था, वो नहीं, ये संगम इनके पिताजी का नाम था, इसलिए ये संगम काल या संगम वंश कहलाया। संगम वंश में हरिहर फर्स्ट ने होयसल को पराजित किया। शुरुआत जबकि अपने राज्य को देखिए, विस्तार करने के लिए क्या विकल्प है, अन्य राज्यों को पराजित कीजिए आप, तो इन्होंने होयसल को पराजित किया हरिहर फर्स्ट ने, और अपने राज्य की मजबूती से नींव डाली। हम्पी को राजधानी बना करके इन्होंने अपना राज्य शुरू किया। हरिहर फर्स्ट की मृत्यु हो गई, उसके बाद बुक्का फर्स्ट बैठता है। आप हेडिंग अपने जो चैप्टर आप नोटबुक में बनाते होंगे तो बुक्का फर्स्ट के विषय में 3-4 बातें मैंने लिखी हैं, यही बातें महत्वपूर्ण हैं। यदि कोई आपको और महत्वपूर्ण लगे तो उसको अलग से ऐड कर लीजिएगा। बुक्का फर्स्ट ने मदुरै विजय किया, और मदुरै विजय के उपलक्ष्य में इसकी पत्नी का नाम था गंगा देवी। गंगा देवी ने एक पुस्तक लिखी, उसका नाम था मदुरै विजयम। आपसे सिर्फ पूछ सकता है मदुरै विजयम किसकी लिखी हुई है रचना, तो गंगा देवी की। ये बुक्का फर्स्ट की पत्नी थी। इसने क्या किया, वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि ली, यानी कि एक बार फिर से वेदों के मार्ग को प्रतिष्ठित करने की उपाधि। वास्तव में विजयनगर साम्राज्य को कई इतिहासकारों ने कहा कि हिंदू साम्राज्य, हिंदू धर्म का पुनरुत्थान का युग था।
या हिंदू धर्म के लिए स्वर्ण युग था। ये बात सही भी है क्योंकि उन्होंने कहीं न कहीं हिंदू संस्कृति को बढ़ावा दिया था, हिंदू धर्म को बढ़ावा दिया था। लेकिन आगे पढ़ेंगे कि देवराय फर्स्ट और सेकंड तुर्की धर्मधरों को भर्ती करते हैं, या सल्तनत के टच में तो आ ही चुके थे सब, तो इंडो इस्लामिक स्थापत्य कहीं नहीं गया था। ऐसे में यह नहीं कहा जा सकता कि विजयनगर राज्य कोई प्योर हिंदू राज्य हो गया था, यह कहना गलत होगा। इसके बाद बुक्का फर्स्ट के बाद हरिहर सेकंड बैठता है गद्दी पर। हरिहर सेकंड ने सीधे श्रीलंका से राजस्व वसूला। इसका मतलब क्या हुआ, ये देखिए आसपास के जो भी थे राज्य उन सब पर हमला करते थे, बहमनी से इनका निरंतर संघर्ष चलता रहता था, आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो उसी क्रम में हरिहर सेकंड को चांस मिला तो लंका से राजस्व वसूलता है। तो प्रश्न यही परीक्षा में बन जाता है कि श्रीलंका से किस संगम वंश के राजा ने वसूला था, तो हरिहर सेकंड। इसके बाद में 2-3 लाइनें छोड़ दीजिएगा, अगर कोई तथ्य लगे तो आपको फिर से लिख लीजिएगा। इसके बाद देवराय फर्स्ट एक महत्वपूर्ण शासक होता है संगम वंश का, इसके विषय में लिख लीजिए आप, क्योंकि ये आपकी परीक्षा में भी पूछा जा सकता है। इसमें कोई न कोई एक वाक्य आ जाएगा। इसका समय है 1406 से 1422, 1406 से 1422 का समय है। एक तो फिरोज शाह बहमनी शासक एक होता है, आगे देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है ताजुद्दीन शाह फिरोज शाह बहमनी का राजा है, उससे इसका संघर्ष हुआ, उससे हार जाता है। दूसरी बड़ी बात है कि इसके दरबार में श्रीनाथ एक कवि रहते थे, श्रीनाथ, आप लिख सकते हैं श्रीनाथ। इसकी रचना का नाम है हर विलासम, श्रीनाथ की रचना का नाम है हर विलासम। इसके बाद इसने तुर्की धनुर्धरों को अपनी सेना में भर्ती किया। देवराय सेकंड ने बड़े स्तर पे भर्ती किया, लेकिन प्रारंभ देवराय फर्स्ट ने कर दिया। तुर्की धनुर्धरों को पहली बार जो भर्ती करता है विजयनगर का राजा, वो देवराय फर्स्ट। इसने तुंगभद्रा नदी, वहाँ पर एक्चुअली जो विजयनगर बहमनी का संघर्ष होगा हम लोग पढ़ेंगे, वो भी एक दोआब के कारण होता है ज़्यादातर, उसको बोलते हैं रायचूर दोआब। रायचूर दोआब जो है वो दोआब क्या होता है, 2 नदियों के बीच का उपजाऊ स्थल, तो वो रायचूर दोआब कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच का स्थल था। तो ये तुंगभद्रा नदी पर इसने बांध बनवाया, ये भी इसका एक महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है। फिर एक यात्री था निकोलो कोंटी, इसके लिखने से विजयनगर की बहुत सारी जानकारी हमको प्राप्त होती है। ये इटली का था, कभी कभी यही पूछ लिया जाता है निकोलो कोंटी कहाँ से आया था, तो इटली से आया था निकोलो कोंटी। और किसके दरबार में आया था, देवराय फर्स्ट के दरबार में आया था। ये दोनों बातें आपको याद रखनी पड़ेंगी। इस तरह देवराय फर्स्ट के विषय में आपकी बातें पर्याप्त हो गई। इसके बाद देवराय सेकंड, ये देवराय सेकंड 1430 से 1446, इसने उपाधि ली इंद्र का अवतार, यानी कि इंद्र के अवतार की उपाधि ली। दूसरा गज बटेकर, गज बटेकर का मतलब होता है हाथियों का शिकार करने वाला, तो ये हाथियों का शिकार करता था, यानी वीर राजा रहा होगा, तब इतनी बड़ी उपाधि लिया उसने। ये एक संस्कृत विद्वान भी था, ये लिखा है, और संस्कृत विद्वान था, इसको कई भाषाओं का ज्ञान था। महानाटक सुधानिधि इसने एक किताब लिखी है, और ब्रह्मसूत्र पर भी एक बड़ी टीका लिखी है। ये 2 फेमस पुस्तकें हैं जो कि देवराय सेकंड के द्वारा लिखी गई हैं। संस्कृत विद्वान था, महानाटक सुधानिधि और ब्रह्मसूत्र पर टीका। इसके बाद लास्ट में आता है मल्लिकार्जुन, इसका शासक। और मल्लिकार्जुन की और कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है। अंत में लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा होने लगा था विजयनगर के सरदारों में। विजयनगर में आपस में ही कभी कोई किसी को मार दिया, कभी किसी का कोई सरदार मार दिया, ऐसे चलने लगता बाद में। यही कारण है कि अभी संगम वंश खत्म हो जाएगा, हम अगला वंश शालूप पढ़ने लगेंगे। तो ये मल्लिकार्जुन को इसलिए जाना जाता है, इसने एक बार आदेश दिया कि विजयनगर में जितने मुस्लिम हैं उन सबको मार दिया जाए, यानी मुस्लिम संहार का आर्डर दिया था। इसलिए मल्लिकार्जुन पर एक प्रश्न आ जाता है, मुस्लिम संहार का आदेश देने वाला विजयनगर का कौन सा शासक था, तो मल्लिकार्जुन। बात खत्म हो गई। संगम वंश के विषय में आपकी जानकारी पूर्ण हुई। संगम वंश के बाद आप आइए दूसरे शालूब वंश पे। शालूब वंश के विषय में केवल एक बात, एक तो इसका स्थापना की थी नरसिंह शालूब ने, नरसिंह शालूब। कभी पूछा जाएगा शालूब वंश की स्थापना किसने की, तो नाम ही में आ रहा है नरसिंह शालूब। और इम्माडी नरसिंह ने इसकी क्या कर दी, हत्या कर दी। और इम्माडी नरसिंह ने हत्या करके एक नए वंश की नींव डाली, जो कि क्या कहलाया, तुलुब वंश कहलाया। और तुलुब वंश में वीर नरसिंह 1505 से 1509 तुलुब वंश में। और सबसे महान शासक जो विजयनगर का हुआ उसका नाम है कृष्णदेव राय, ये आ गया। इससे सवाल पूछा जाता, मान के चलिए अगर विजयनगर से प्रश्न आएगा तो 60% इससे आएगा, 40% में सब कुछ रहेगा, तो आपको ये ठीक से कर लेना है। कृष्णदेव राय बैठता है 1509 में गद्दी पर और 1530 तक रहता है। आपको आगे जब मुग़ल पढ़ेंगे हम लोग, तो मुग़ल आक्रमणकारी जो बाबर है
वो 1526 में भारत पर शुरुआत करता है, आक्रमण करता है। कि आक्रमण पहले से होने लगते हैं, 1526 में दिल्ली में वो स्थापित करता है अपने को। और उस समय कृष्णदेव राय क्या है, विजयनगर में शासक है। और बाबर अपनी आत्मकथा तुझके बाबरी में लिखता है कि उस समय भारत के तत्कालीन महानतम सम्राटों में या शक्तिशाली सम्राटों में कृष्णदेव राय एक था। वो 2-4 नाम 5 नाम शायद प्रयोग करता है भारत के राजाओं के, उसमें कृष्णदेव राय को सबसे शक्तिशाली बताता है। तो अगर कृष्णदेव राय की सेना कहीं बाबर से भिड़ जाती जाके तो हो सकता है मुगलों को शासन ना होता, मुगल भाग जाते। लेकिन कृष्णदेव राय को क्या पड़ी थी उत्तर भारत आने की, ये तो दक्षिण भारत के राजा थे, उस समय भारत आज की यूनिट नहीं था। तो इस वजह से कृष्णदेव राय का, अब कृष्णदेव राय के विषय में हम लोग पढ़ेंगे। इसने उड़ीसा जीता, बहमनी से संघर्ष किया, राजस्व वसूला उनसे भी, रायचूर दोआब पर इसने कब्जा कर लिया। मैंने भी बताया था रायचूर दोआब क्या है, कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि। दोआब रायचूर पर कब्जा कर लिया। इसके समय बारबोसा पुर्तगीज यात्री था, ये आया भारत, या ये विजयनगर की यात्रा करता है। बारबोसा पुर्तगीज यात्री, आपको याद रखना पड़ेगा ये। इसने स्थापत्य में कुछ मंदिर अच्छे बनवाए, जैसे हजारा मंदिर। आपसे पूछा जाएगा हजारा मंदिर का निर्माण किसने करवाया, विट्ठल स्वामी मंदिर किसने बनवाया, आमुक्त, ये 2 मंदिर इसके फेमस हैं। और आमुक्त माल्यद, जिसमें कि राजा के शासन और कर्तव्य बताता है कृष्णदेव राय, ये उसकी रचना है, आमुक्त माल्यदम। कई बार पूछा गया है आमुक्त माल्यदम किसकी रचना है, कृष्णदेव राय की रचना है। कृष्णदेव राय के विषय में कुछ और बातें यहाँ मैंने लिख रखी, ये भी आपको याद रखनी पड़ेंगी। कृष्णदेव दरबार में रहते थे अष्टदिग्गज। बहुत बार पूछा गया कि अष्टदिग्गज किसके दरबार में थे, तो अष्टदिग्गज कृष्णदेव राय के दरबार में थे। अष्टप्रधान किसके वहाँ थे, जब हम शिवाजी पढ़ेंगे तो शिवाजी के वहाँ अष्टप्रधान थे। और यहाँ ये कन्फ्यूज़ नहीं आप लोग कभी होइएगा, यहाँ अष्टदिग्गज थे। अष्टदिग्गज में इसका जो महाकवि है, आंध्र कविता का पितामह कहा जाता है, पेड्डाना वन ऑफ देम। पेड्डाना अष्टदिग्गजों में एक था विद्वान, इसको कहा जाता आंध्र कविता का पितामह। और इसकी रचना का नाम भी याद रखिए, एक स्वयंभू चरित्र ऐसे करके है, ये मनुकारिता फेमस रचना है इसकी, मनुकारिता पेड्डाना की रचना है। फिर एक तेनालीराम की कहानी आपने बचपन में अगर पढ़ी हो, नहीं पढ़ी तो बच्चों को पढ़ाइएगा। तेनालीराम की कहानियाँ बड़ी नीति की कहानियाँ अच्छी होती थी। तेनालीराम पे कॉमिक्स भी आया था, मुझे याद है। तो तेनालीराम की रचना थी पांडुरंग। तेनालीराम भी इन्हीं के अष्टदिग्गज में एक थे। बाबर उल्लेख करता है कि सबसे शक्तिशाली राजा था। इसने नागलापुर एक नगर बसाया, नागलपुर नगर बसाया। इसके बाद कृष्णदेव राय समाप्त हो जाते हैं 30 में। 30 से 65 के बीच विजयनगर में छोटे छोटे कई राजा बैठते हैं, उनके सरदार जैसे हत्या करते रहते थे ऐसे हत्या होती रहती है। आखिरी में 1565 में एक युद्ध लड़ा जाता है, तालीकोटा का युद्ध। बहुत फेमस युद्ध हुआ क्योंकि विजयनगर यहीं पर समाप्त हो जाता है। तालीकोटा का युद्ध, इसी का एक नाम है राक्षस तंगड़ी का युद्ध, अथवा राक्षस तंगड़ी 2 गांव थे शायद, और या फिर बन्नी हट्टी का युद्ध। 3 नाम है इसी युद्ध के। आपसे जो भी पूछा जाए कंफ्यूज मत होइएगा। 1565 ईयर भी आपको याद रखना पड़ेगा, परीक्षा में ईयर भी आएगा। तालीकोटा या राक्षस तंगड़ी या बन्नी हट्टी का युद्ध लड़ा गया 1565 में विजयनगर विरुद्ध बहमनी। उस समय ये बहमनी एक नहीं है, जब हम अभी युद्ध की बात 1565 की करेंगे, क्योंकि 1565 में बहमनी 5 भागों में टूट चुका होता है। बीजापुर अलग है, गोलकुंडा अलग है, अहमदनगर अलग है, इस तरह से। उनमें 5 में से एक बरार नहीं लड़ता है, 4 मिल करके इनको पराजित करते हैं बुरी तरह से, और पूरा विजयनगर साम्राज्य उसी समय नष्ट हो जाता है 1565 में। और अंत में क्या होता है, सदाशिव राय कुछ दिन के लिए बनता है राजा, और अंत में सदाशिव राय उस समय 1565 के समय था, 1565 का जो युद्ध लड़ा गया उसमें सदाशिव राव था। और अंतिम शासक का नाम याद रखिए, कभी कभी पूछ लेते हैं। अंतिम शासक था रंग थर्ड। विजयनगर का अंतिम शासक का नाम था रंग थर्ड। अब आप देख पा रहे होंगे मैप में कि जो है कितनी बातें हैं जो कि विजयनगर से, आपको इतनी बातें शासक से संबंधित, ये तो शासकों से संबंधित हैं। थोड़ी सी हम आपको अभी कर व्यवस्था से और राजस्व, यही राजस्व से, सामाजिक व्यवस्था से, सांस्कृतिक 2-4 बातें और लिख देंगे विजयनगर में, जिससे कि विजयनगर से आने वाला प्रश्न आपका गलत न होने पाए। आगे थोड़ा सा और डालते हैं, इनका मूल्यांकन करते हैं। लिखिए, मूल्यांकन करते हैं इनका, और उसी में कुछ चीज़ें इनकी सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था हम लोग लिख लेते हैं। सबसे पहले तो एक तो ये मूल्यांकन करेंगे तो माना जाता है कि हिंदू धर्म की रक्षा के लिए
ये राज्य की स्थापना की थी। कई इतिहासकारों ने कहा राजा को राय कहा जाता था, कृष्णदेव राय, इसी से आता है उपाधि, ठीक है। जो राजा की परिषद थी वही इनका राज्याभिषेक करती थी। राजा की एक परिषद होती थी, वो राज्याभिषेक करती थी, और जो युवराज होता था वो राजा का प्रमुख सहायक माना जाता था। विजयनगर 6 प्रांतों में बांटा गया था। प्रांत को बोलते थे मंडल, उस समय प्रांत को क्या बोलते थे, मंडल, और इसके हेड को बोलते थे नायक। नायक कर भी वसूलता था, नायक सेना भी रखता था, आवश्यकता पड़ने पर ये विजयनगर के साम्राज्य राय को सेना पहुंचाता भी था। इसके बाद जो चोल में कभी पढ़ा था, मंडल, नाडु, फिर बलनाडु, ये इनकी इकाइयाँ थी प्रशासनिक, जैसे आज के जिला, तहसील, ब्लॉक, ऐसे ये उस समय इसमें बटा हुआ था। आपकी केवल जानकारी के लिए। गवर्नर के रूप में राजकुमारों को जो उपाधि दी जाती थी उसका नाम था उरैयुर। उरैयुर पूछ सकता है कभी आपसे, उरैयुर। इसके बाद एक व्यवस्था थी वहाँ पर आयंकर व्यवस्था, और एक थी नायंकर व्यवस्था। नायंकर व्यवस्था ये है कि विजयनगर में एक जागीरदारी व्यवस्था का ही रूप थी वहाँ पर नायंकर व्यवस्था। और विजयनगर की एक व्यवस्था जो आयंगर थी, इसके अंतर्गत क्या करते थे, कुछ गाँवों को स्वतंत्र रूप से गठित करते थे। उनके ऊपर 12 लोगों को नियुक्त किया जाता था, उसको बोलते थे 12 लोगों की एक प्रशासकीय टीम बन जाती थी, वो आयंगर व्यवस्था होती थी, आयंगर व्यवस्था। और एक इनकी थी नायंकर, वही नायक से नायंकर व्यवस्था, नायंकर। ये थोड़ा जमींदारी से क्या भिन्न थी, हल्का सा, कि ये ज़्यादा स्वतंत्र होते थे, जमींदार उतने स्वतंत्र नहीं होते थे। ये नायंकर जो होते थे ज़्यादा व्यवस्था होते थे। ये व्यवस्थाएं पूछ ले कहाँ लागू थी, तो आपको याद रखना पड़ेगा ये विजयनगर की व्यवस्थाएं हैं। एक सेनेटेवा पद होता था, बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि जो पूरा गाँव होता था उसकी आय की जो देखभाल करता था वो करता था सेनेटेवा। सेनेटेवा पूछ सकता है, गाँव की आय व्यय की जानकारी रखता था ये पूरी। इसके बाद दंडनायक होता था, विशाल सेना थी जिसका सेनापति जो हेड होता था उसको दंडनायक कहते थे। युवराज पट्टाभिषेकम में इसका रखा जाता था। वेंकट विलास मंडप होता था जिसमें कि इनकी सभाएं हुआ करती थीं। अब्दुल रज़्ज़ाक कहता है कि राजमहल के निकट दीवान खाना था जो अत्यधिक विशाल और चिहल सतून जैसा दिखाई पड़ता था, जहां अभिलेख रखे जाते थे। इसके बाद सामाजिक व्यवस्था में 1-2 बातें। विजयनगर की सामाजिक व्यवस्था सुसंगठित थी, ब्राह्मणों का स्थान श्रेष्ठ था, किसी भी अपराध पर उन्हें मृत्युदंड नहीं दिया जाता था। सेठी या चेठी नामक एक व्यापारी वर्ग का उल्लेख मिलता है। दास प्रथा प्रचलित थी, इसके लिए एक शब्द आया बेसबग। बेसबग, दास प्रथा, विजयनगर में जो दास प्रथा थी उसके लिए शब्द आया है बेसबग कहा जाता था। स्त्रियों को भी उचित स्थान प्राप्त था, वे शस्त्र विद्या में भाग लेती थीं। इसके बाद सामाजिक दृष्टि से हेय नहीं देखा जाता था स्त्रियों को। स्त्री अंगरक्षक भी रखी जाती थी। वो रथों की घुड़दौड़ की जाती थी, राजा करवाता था मनोरंजन के लिए, दौड़ का आनंद लेते थे। एक घोड़ा और एक बैल इनके रथों में जोता जाता था। इसके बाद दहेज को अवैधानिक घोषित किया गया था, लेकिन विवाहों पर कर लगता था। ये विजयनगर की स्पेशल व्यवस्था की विवाहों पर कर लगता था, लेकिन विधवा विवाह को कर से मुक्त रखा गया था। इससे ये भी पता चलता है कि वो लोग विधवा विवाह को प्रोत्साहित करते होंगे, तभी वो विधवा विवाह को कर से मुक्त रखे थे। अग्रहार, ब्राह्मणों को जो भूमि दी जाती थी फ्री में उसको अग्रहार कहते थे। वो वेदों की शिक्षा प्रदान करते थे। दक्षिण भारत से जो लोग उत्तर भारत में जाके बस जाते थे उनके लिए एक शब्द आया है बड़वा या बड़वा शब्द आया है। मालगौड़ा, एक सती प्रथा भी वहाँ पर थी। लिंगायत संप्रदाय की विधवाओं को जीवित दफना दिया जाता था। आर्थिक व्यवस्था में हम लोगों ने कई बातें कर ली, एक आध बात लिख लीजिए। जैसे निकोलो कांटी कहता है कि नगर का घेरा जो है वो 60 मील का था। पूछ सकता है कि किसका कथन है, तो ये निकोलो कांटी का कथन। याद रखें ऐसे ही कि नगर का घेरा 60 मील का था, जिसमें लगभग 90,000 लोग शस्त्र धारण करते थे। ये महत्वपूर्ण बात है। इनकी मुद्रा प्रणाली प्रशंसनीय थी। इनकी जो सबसे प्रसिद्ध सिक्का है इनका, उसका नाम था वराह। वराह किसका सिक्का था? विजयनगर का, याद रखिएगा। वराह इनका सबसे प्रसिद्ध सिक्का था। विदेशी यात्री इसी को हूण या परदौस या पैगोडा के नाम में उल्लिखित करते हैं। चांदी का एक सिक्का तार कहलाता था, और टकसाल इनकी कहलाती थी जोरी खाना। टकसाल को क्या कहते थे? जोरी खाना, जोरी खाना कहलाता था। इसके बाद साहित्य और कला की दृष्टि से माधव विद्यारण्य का नाम शुरुआत में हमने लिया आपसे। माधव विद्यारण्य सायण एक बहुत हुए, संगीत रत्नाकर एक उनकी बहुत अच्छी रचना है, पूछी भी गई कई बार।
प्रबंध नामक ये तेलुगु की भी खूब रचनाएं होती थी। बोमलाट एक छाया नाटक होता था रंगमंच का, बोमलाट। और इनकी जो प्रयोग करते थे उसका लिपि का वो होती थी नंदिनी गढ़, नंदिनी गढ़ी लिपि, नंदिनी गढ़ी लिपि, नंदिनी गढ़ी लिपि का प्रयोग वो लोग करते थे। इसके बाद राजस्व प्रशासन में आ जाइए, थोड़ी बहुत बातें। इन्होंने एक बहुत बड़ा 1000 स्तंभ वाला कृष्णदेव राय ने महल बनवाया था, ये भी स्थापत्य का एक प्रश्न है। अमुक्त माल्यद जो किताब है वो तेलुगु में लिखी गई, भाषा उसकी क्या है, तेलुगु है। राजस्व प्रशासन में 2-3 बातें इनके वहाँ महत्वपूर्ण थी। एक तो जो राज्य कर लगाता था उसको बोलते थे शिष्ट। शिष्ट क्या था, शिष्ट, शिष्ट कर थे जो कि विजयनगर राज्य द्वारा लगाए जाते थे। और राजस्व विभाग क्या कहलाता था आपका, 58। राजस्व विभाग कहलाता था 58 कहलाता था। इसके बाद लगान मुक्त भूमि को उम्बल कहते थे, जो लगान मुक्त भूमि होती थी उसको उम्बल कहते थे। पट्टे पर दी गई वो को कुट्टगी कहलाते थे। अब आप अगर विजयनगर पढ़ेंगे तब तो बहुत सारी बातें, उतनी बातें आपके लिए आवश्यक सामान्य अध्ययन में नहीं, और जिनको सामान्य अध्ययन भी अच्छे से करना है और मजबूती से पढ़ना है उसको बेस बुक से पढ़ना ही होगा। उन्होंने इस प्रकार विजयनगर के विषय में हम लोगों ने पूरी चर्चा आपसे कर ली। विजयनगर के बाद आता है आपका बहमनी, और बहमनी के विषय में मुझे लगता है हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि विजयनगर जितना आपको बताया विजयनगर समझ में आ गया होगा। विजयनगर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे आपको और करने की ज़रूरत है। मैं क्वेश्चन आंसर भी इसके जारी करूँगा, और बहमनी हम लोग अगले लेक्चर में लेंगे। आप लोगों को उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।